नमस्ते। मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है और ये फैसला बेहद खतरनाक माना जा रहा है। इस फैसले के चलते एक विवाद शुरू हो गया है। अमूमन मोदी सरकार को लेकर के एक धारणा पूरे देश में सबके मन में है, जो चाहे मोदी का समर्थक हो या मोदी विरोधी हो या जिसे लगता है कि आई हेट पॉलिटिक्स, वो दूर रहता हो। मेरे गांव में एक बार एक बुजुर्ग मिले जो 2014 से पहले और उसके काफी वक्त बाद तक नरेंद्र मोदी को लेकर के खूब खुश रहा करते थे। वो भाजपाई नहीं थे, लेकिन वे लगातार इस बात को लेकर खुश रहते थे कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हम बहुत सहमत हैं। वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छी राजनीति करता है। और और लंबे समय के बाद जब उनका मोहभंग हुआ तो उन्होंने एक वाक्य बोला था, जिससे मैं आज की बातचीत, आज का विश्लेषण शुरू करना चाह रहा हूं। उसने कहा कि ये आदमी जितना काम नहीं करता उससे ज्यादा तो तमाशा करता। हर समय टीवी पर यही दिखे, हर प्रचार में ये दिखे, हर किसी योजना में इन्हीं की फोटो हो। ऐसा लगता है कि प्रचार इनका मुख्य काम है और जितना प्रचार ये करते हैं उतना काम सड़क पर, जमीन पर नहीं दिखता। हर चीज को इवेंट बना देते हैं और जितना करते हैं उसका कई गुना ज्यादा प्रचार करते हैं। वो किस्सा मुझे तब याद आया जब आज अखबार में छपी इस खबर को हमने पढ़ा। रक्षा मंत्रालय की पहल करी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक टीम बना करके इसका काम शुरू किया है कि सेना सरकारी योजनाओं का प्रचार करेगी। देश के 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। और इस खबर ने मुझे फिर अपने गांव के उस बुजुर्ग की अनायास ही याद दिला दी, जो मोदी के भक्त की श्रेणी में। वो कहते भी थे कि मैं भाजपाई नहीं हूं, मैं संघी नहीं हूं, लेकिन इस व्यक्ति पर मेरा एक भरोसा है। और जिस दिन उसने ये कहा कि इसने हर चीज को इवेंट बना दिया, तब मुझे लगा कि इस बात को अब गांव, कस्बे और सामान्य जनता भी समझ रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार हर इवेंट को वोट के लिए तब्दील करके किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। और आज का विश्लेषण मेरा इसी विषय पर है। खबर यह है कि राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री इस देश के हैं, उनकी अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की गई और केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, यानी सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं जिसे केंद्र सरकार अपनी मानती हो, मिसाल के तौर पर आत्मनिर्भर भारत, उज्ज्वला योजना, नारी सशक्तिकरण, सक्षम भारत, ये सब इन योजनाओं का, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, जन कल्याण की योजनाएं, इनका प्रचार करने के लिए अब सेना का इस्तेमाल किया जाएगा। और तीनों सेनाओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया के मुताबिक डिजिटल सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे और इस काम के लिए अभी देश के 9 जिलों को चिन्हित किया गया, 9 शहरों को। देश के जो 9 शहर चिन्हित किए गए हैं, इनमें दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बंगलौर, मेरठ, नासिक, कोल्लम, कोलकाता और गुवाहाटी शामिल है। प्रयोग के तौर पर इन 9 शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे। ये पॉइंट्स रेल स्टेशन, बस स्टेशन, शॉपिंग मॉल और टूरिस्ट प्लेस, यानी जो पर्यटन के बड़े केंद्र होंगे, उन जगहों को चिन्हित करके इन शहरों में अलग अलग पॉइंट लगाए जाएंगे। और इनका मकसद ये होगा कि देश के युवाओं को इसमें वो आकर्षित किया जाए, देश के युवाओं को आकर्षित किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया आपके सामने इसको एक तकनीक बना करके, जैसे आजकल कई आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि नरेंद्र मोदी जी के
अपने आवाज में कुछ लोग अपना अपना प्रचार करने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया उसमें फीडिंग की जाती है और उसके कमांड सिस्टम के जरिए अगर आप जो कमांड दे रहे हैं उससे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेना के जरिए अब इस कमांड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में लोगों को फर्स्ट हैंड जानकारी दी जाएगी। इस प्रचार में सेना के शामिल होने का एक प्रावधान अभी बैठक की गई है और सूत्रों के जरिए जो अखबार की खबर है इसके जरिए ये कहा जा रहा है कि इसका निर्णय ले लिया गया है कि सेना अब जैसे तीनों सेनाएं तो तीनों सेनाओं को जो जिम्मेदारी दी गई। अब देखिए तीन सेनाएं जो मुख्य तीन सेनाएं उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई। आत्मनिर्भर भारत, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण और जो सशक्तिकरण वाला पूरा सेगमेंट है ये तीन सेनाओं के जिम्मे सौंपा गया है। आर्मी यानी सेना, बीआरओ और एयरफोर्स इनको बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास इसके कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रक्षा उपक्रमों को जन कल्याण के लिए संचालित कई योजनाओं को उनके जिम्मे रक्षा उपकरणों को जिम्मे उपक्रमों को दिया गया है जैसे डीआरडीओ, बीआरओ इस तरह के जो संस्थान है जो सेना से जुड़े हुए हैं इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ये काम करेंगे। वायुसेना, जल सेना, थल सेना, डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, वो बीआरओ यानी बॉर्डर सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन 9 शहरों में ये सेल्फी पॉइंट पे काम करेंगे। और ये भी लोकेशन इस बात को ज्यादा गौर देकर के बनाई गई है और विपक्ष इस बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि इनमें से अधिकांश शहर वे हैं जो विधानसभा चुनावों के आसपास इनका फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। सेना के शामिल होने से इस पर एक आपत्ति उठाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, कई तरह के पार्टियों के नेताओं के बयान आ गए। कांग्रेस पार्टी अपनी आलोचना में कहती है कि मोदी सरकार सेना का राजनीतिकरण करने से भी बाज नहीं आई। अब देश की सेना से अपनी योजनाओं का प्रचार कराएगी। यह शर्मनाक है। 9.5 साल की सरकार में पीएम मोदी ने देश को महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी के अलावा कुछ नहीं दिया और अब अपनी छवि चमकाने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। न जाने किस हद तक गिरेंगे। एक्स यानी ट्विटर प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आलोचना सरकार की गई है और राष्ट्रीय जनता दल उसके ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर, पहले सैनिकों की बलिदान का राजनीतिक लाभ उठाया, सेना के शौर्य को लगातार भुनाया। सैनिकों के कल्याण के लिए तो बीजेपी पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया और अब जब नैया डूब रही है तो सेना के प्रति सम्मान का राजनीतिक इस्तेमाल करने निर्लज्जता से धमके हैं सांप्रदायिक भाजपाई। और इस पूरे खबर को कि 822 सेल्फी पॉइंट 100 आर्मी के जिम्मे, वायुसेना के जिम्मे 75, नेवी के जिम्मे 75, बीआरओ के जिम्मे 50, डीआरडीओ के जिम्मे 50, सैनिक स्कूलों के जिम्मे 50, अन्य रक्षा संगठनों के जिम्मे 422 संगठन ये सेल्फी पॉइंट है। कुल 822 सेल्फी पॉइंट और सबको डिवाइड कर दिया गया। पूरी सेना इसमें लगेगी और इसका पूरा प्रचार अब इस तरह से किया जाएगा। एक बात अब ठहर करके इस देश के नागरिकों को सोचना है। छोड़ दीजिए कांग्रेस, सपा, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके। आपको लगेगा कि तो पॉलिटिकल पार्टियां ये बीजेपी का विरोध करेंगी। बीजेपी कोई भी फैसला लेगी ये पार्टियां उसका विरोध करेंगी। हम और आप तो नागरिक है ना। एक बार ठहर कर विचार करिए। अब मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्ने में आपको ले जाना चाहता हूं। 2-3 घटनाओं का जिक्र करूंगा, ज्यादा नहीं। मैं मणिपुर की उन महिलाओं का जिक्र इस बातचीत में बिल्कुल नहीं शामिल करना चाहता जिन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं सेना के ऊपर। आप गूगल करिए, आप खबर पढ़िए, मैं और कोई टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहता। मणिपुर की महिलाएं, नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं, जहां अफसपा लगा हुआ था, इरोम शर्मिला, अगर आपको याद है तो आप गूगल करके जरा इस खबर को पढ़ लें कि सेना पर क्या क्या आरोप लगे। अब उसको छोड़ देते हैं, जरा इस पर विचार करिए। बहुत पीछे नहीं, थोड़ा सा नजदीक से शुरू करते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव, उसके ठीक पहले पुलवामा, 300 किलो आरडीएक्स से भरी हुई एक गाड़ी
जो सेना के मूवमेंट के आसपास कैसे पहुंची, क्यों इंटेलिजेंसिया, जो इंटरनल इंटेलिजेंसिया है, वो फेल हो गई और 300 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए, कैसे ये हुआ। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक का दावा अगर पुख्ता माने तो सतपाल मलिक ने साफ तौर पर कहा कि हमने जम्मू के आसपास जो ये मूवमेंट हो रही थी, हमने इतला की केंद्र में इतनी टुकड़ी है और इसके लिए 3 या 4 हेलीकॉप्टर दे दीजिए, सड़क से जाना सुरक्षित नहीं। और यह हमारी मांग नहीं मानी गई। हमें तभी संदेह होने लगा कि यहां कोई साजिश की बू आ रही है। ये हम नहीं करे, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उनका बयान है। और जब से वो राज्यपाल पद से हटे, उनके सारे बयानों को आप पढ़ लें, आप याद करेंगे, आपको लगेगा कि अच्छा, इस आदमी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, कल तक बीजेपी में था, अब उनका विरोध कर रहा है। लेकिन बात तो अगर गलत होती तो आज वो आदमी जेल में होता ना। कोई इतना बड़ा आरोप अगर केंद्र सरकार के ऊपर लगाते कि हमने हेलीकॉप्टर मांगे थे कि यहां कुछ खतरा हो सकता है, हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, ये संदेह पैदा करता है। और ये सारे लोगों ने मरवा दिया। सतपाल मलिक कह रहे हैं आज वो जेल में होते, क्यों इतनी बड़ी बात कह करके उनके ऊपर जांच नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ वाकई कुछ गड़बड़ है? और सेना का उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और बहुत सारा किस्सा हुआ। कितने सवाल बने, आईएसआई को बुलाकर भारत में उनको जांच करवाई गई कि देखो कैसे आप शामिल हैं। ऐसा पहले भारत में कभी नहीं हुआ था। और भारत के प्रधानमंत्री ने पुलवामा घटने का जिक्र करके, चुनावी भाषणों में जिक्र करके वोट मांगे हैं इस देश में, सेना का इस्तेमाल करके। और बड़ी बड़ी होर्डिंग सेना के शहीदों की अपमान करते हुए इस देश में होर्डिंग लगाई गई। और 19 के चुनाव के पहले इसका एक बड़ा माहौल हो। जांच में अभी तक पता नहीं चला कि 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया, कौन इस साजिश में शामिल था, और कई ऐसे लोग जिन पे संदेह था पता नहीं कैसे मरते जा रहे हैं। इस पर अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सतपाल मलिक कह रहे हैं और तमाम एजेंसीज कह रही हैं। और होर्डिंग तो लगी थी, आप भी गूगल करके खोज सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र चुनावी भाषणों में किया, ये भी आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। सेना का यह कदम, शहादत हुई उन शहीद कर दिए गए सेना के जवान जो इसी मिट्टी के किसान मजदूर के बेटे, उसकी जवाबदेही किसकी, ये तय नहीं है। सेल्फी पॉइंट बनेंगे इस देश में। अगर आप भूले ना हो तो पुलवामा पर वोट मांगने वाले यही लोग हैं जो आज सेल्फी पॉइंट बनवाकर सेना को अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भूले ना हो तो आपको थोड़ा सा और पहले ले जाना चाह रहा हूं और खबर आपको सूचना तथ्य के साथ देना चाह रहा हूं। 6 सितंबर 2015 को नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान किया था कि हम सेना के जवानों को OROP देंगे, 1 रैंक 1 पेंशन, मासिक पेंशन के बराबर होगी। और स्वतंत्रता के बाद से फौज से रिटायर होने वालों को उनके रिटायरमेंट के समय के नियमानुसार ही पेंशन मिलती थी। लेकिन पेंशन में भेदभाव था जो हम खत्म करेंगे। और देश के सेना के जवान जो रिटायर हुए वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 2006 में लागू हुए 1 रैंक 1 पेंशन में 42,500 करोड़ के आसपास का प्रावधान रखा था, जिससे तीनों सेनाओं के सबसे लघु श्रेणी के सैनिकों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की पेंशन थी। सेवा के दौरान घायल होकर विकलांग होने वालों के लिए पेंशन थी। इसके अलावा कार्य करते हुए मारे गए जवानों और अधिकारियों की विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की थी 2006 के आसपास। इसमें जवानों की पेंशन में 298 रुपए से लेकर 1900 रुपए तक की वृद्धि हुई थी, जो कि बहुत मामूली थी। अब नई OROP की घोषणा इसी साल 20 जनवरी को हुई, जिसमें सिपाही और जवानों की पेंशन में सिर्फ 2300 की बढ़ोतरी की गई। 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जो पहले से आधा है। और सैनिकों ने इस पर आरोप लगाया और 1 रैंक 1 पेंशन की योजना की मांग करते हुए इस देश के सेना के जो रिटायर्ड जवान थे जंतर मंतर पर महीनों बैठे, महीनों। और 1 रैंक 1 पेंशन पर कहते रहे कि केंद्र सरकार ने धोखा दिया, लागू नहीं हो रही है। कोई केंद्र सरकार का नुमाइंदा यानी अपनी घोषणा को लागू नहीं किया,
कोई मिलने नहीं गया। और जब उन्होंने थोड़ा सा अपने आंदोलन को मजबूत किया, पुलिस ने घसीट घसीट कर उन्हें अपमानित किया। गूगल करके इसको तस्वीरों को खोजिए। यह है सेना को जो चाहिए वो आप नहीं देंगे। और सेना एक पॉलिटिकल पार्टी, याद रखिए, सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बनी हुई चीज नहीं है। सेना एक तटस्थ, निष्पक्ष, इस देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक अलग उपादान है। उसका प्रमुख इसीलिए राष्ट्रपति को बनाया जाता है, प्रधानमंत्री नहीं है सेना के प्रमुख, तीनों सेना के। और राष्ट्रपति के लिए सैद्धांतिक रूप से यह बात कही जाती है, सैद्धांतिक रूप से, कि वो आती जाती सरकारों के ऊपर निर्भर नहीं है, वो एक सरकारों से ऊपर का एक प्रथम नागरिक है। और उस सेना को सेल्फी पॉइंट में लगा दिया कि चलो भाई हमारे प्रचार करो। अब एक और इतिहास का पन्ना पलटिए, आपको एक जवान का नाम ले रहा हूं, अगर याद हो, 2017 और 2018 के बीच गूगल करिएगा, तेज बहादुर यादव। इस जवान ने एक वीडियो बनाई कि हम इतनी विपरीत परिस्थितियों में हम यहां सेना के काम कर रहे हैं, देश को सुरक्षा दे रहे हैं, और हमें देखिए ऐसी पानी वाली दाल मिलती है और ऐसी सूखी रोटी। सूखी रोटी और पानी वाली दाल की वीडियो बनाने पर उस सेना के जवान के ऊपर कार्रवाई हुई। वो धरने पे बैठा, उसको निकाल दिया गया सेना के अनुशासन का बहाना बनाकर। ये हुआ है इस देश में। लेकिन उसके साथ साथ क्या आज सेना के ऊपर राजनीति करने वाले, सेना को सेल्फी पॉइंट का, एक एआई का सेल्फी पॉइंट देने वाले, क्या ये जवाब देंगे कि सेना को क्या आज रोटी और दाल कैसी मिल रही है? जो इतना शहादत दे करके अपनी देश की सुरक्षा करता है, उसके रोटी दाल कपड़ा और उसके न्यूनतम पेंशन तो आप दे नहीं पा रहे, और आप सेना को आप सेल्फी पॉइंट में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप और हम सोचें, छोड़िए ना कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल, डीएमके, छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका नाम लेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो राजनीति कर रहे हैं और एंटी बीजेपी कर रहे हैं। आप और हम तो देश के नागरिक हैं। एक बार विचार करिए कि सेना का इस तरह का मुद्दा जरूरी है कि नहीं। अब एक और चीज सोचिए जो सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, अग्निवीर का, अमृतपाल करके 19 साल का नौजवान। अब सेना तो चलो कह रही है चोट लगने से मरा, ये वो, लेकिन एक डिबेट तो शुरू हुई। 4 साल की नौकरी किसकी? सेना की। सालों साल ठंडी, गर्मी, बरसात में इस देश का नौजवान, गरीब, कमजोर, मजलूम, मजदूर, किसान के बच्चे 3 बजे 4 बजे भोर में उठकर प्रैक्टिस करते हैं। सूखी रोटी, नमक, प्याज खाकर शरीर बनाते, हर मौसम में तैयार होते कि हमें सेना में नौकरी मिल जाए। 4 साल के लिए अग्निवीर योजना ले आए। सेना तक ने कहा कि ठीक नहीं, हालांकि सेना को बैठा दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, इसकी क्यों जरूरत है। ट्रेनिंग, अधिकारियों ने यह कहा कि ट्रेनिंग पूरा होने और बेसिक सुविधाएं देने में ही 4 साल लग जाएंगे, और उसके बाद वो रिटायर कर दिया जाएगा, इतने रुपए देकर, कितने रुपए देकर। विरोध हो रहा है कि भाई ये, इसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, खत्म हो गया, 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा ही खत्म हो गया। देखिए सरकार कैसे काम करती है। सेना के रिटायर्ड जवान मांग रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन मिले, इन्होंने नौकरी खत्म कर दी। 4 साल का अग्निवीर, और 4 साल के बाद आप क्या पेंशन लेंगे? आपको जो सैलरी वाली मिल रही है, जाइए कोई और नौकरी करिए। तो सेना के जवानों ने रोटी और दाल का सवाल उठाया, इस पर आपने कुछ नहीं किया। सेना के जवान आज रिक्रूटमेंट की बात करते हैं कि जितना चाहिए उतना लोग तो दो, उस पर आप कुछ नहीं करते। बाकी देशों की सेना को जितना सुविधाएं मिलती हैं, इस देश में सेना पर बात करते हुए आपको एक रक्षा मंत्री याद आएगा, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव। जब वो रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि ये लाश जो शहीद की होगी वो गांव घर जाएगी, इलाके में उसको लेकर के एक सम्मान, स्वाभिमान पैदा होगा। आज तक कोई ऐसा बता नहीं सकता। आप बाहर की चीजों में, राफेल विमान घोटाले को छोड़ देते हैं, सेना को जो चाहिए वो आप दे नहीं पा रहे। उनको रोटी, उनको दाल, उनको हथियार, उनको जो है वस्त्र, उनको नौकरी, उनको 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन। और सेना अब सेल्फी पॉइंट बनाकर 822 सेल्फी पॉइंट पर सरकार की योजना का प्रचार करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया के जरिए। यह है न्यू इंडिया।
और अगर आपको इस न्यू इंडिया में मजा आ रहा है तो मजा लीजिए, क्योंकि आप आखिरी पीढ़ियां जो ये सब मजा ले रहे होंगे। फिर आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी, इतना कुछ हो रहा था आपके सामने, आप क्या कर रहे थे? आप कह दीजिएगा कि हम मजा ले रहे थे। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।